यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 13 है, ठीक है, 13 नंबर टेस्ट। और यहाँ से इसका रहेगा इकोनॉमिक का यहाँ पर पेपर रहेगा, है ना, करीब यहाँ पर 85% क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक के और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, टूर 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। जिसमें से हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 से 50 तक कर चुके हैं। और यहाँ से आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 तक, ठीक है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जाकर देख सकते हो, लिंक भी यहाँ पर होगा और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, ठीक है। तो आते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो दृष्टि का यहाँ पर कल टेस्ट हुआ था संडे को, जो टेस्ट नंबर 8वां उसको देखेंगे, ठीक है। आते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्वेश्चन है, स्थायी जमा सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं बोला है, ठीक है। स्थायी जमा सुविधा के बारे में कौन सा कथन यहाँ से गलत है। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर, एलटीएफ के तहत बैंकों को आरबीआई में जमा राशि के पर यहाँ पर क्या रिवर्स रेपो दर प्लस 2.5% की दर से ब्याज मिलता है। ये बात क्या है, इसकी गलत बात है, मतलब गलत यहाँ पर ये, ठीक है। गलत पूछा था यहाँ से तो गलत यहाँ से ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस सुविधा के तहत बैंक द्वारा किसी भी राशि को आरबीआई में जमा किया जा सकता है, आमतौर पर रात भर के लिए, ठीक है, और भविष्य में संभावित रूप से लंबी अवधि के लिए, परंतु इसकी दर जो रेपो दर होती है 0.25%, यह बदल सकती है ना, कम हो सकती है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, ये बात इसका बोला ब्याज मिल जाएगा तो बात गलत हो जाएगा। और इसके अलावा जो रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट की सुविधाओं का विपरीत जो आरबीआई के विवेकानुसार संचालित होगा, और एलटीएफ की सुविधा बैंकों के विवेकानुसार दिनों दिन उपलब्ध रहेगी। जो तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्वेश्चन 52 है, भारत में बैंक रिजर्व पर वैधानिक विनियमन जो होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। अनुसूचित बैंकों के लिए नगद आरक्षित अनुपात CRR बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित होता है। पहली बात 52 का पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात CRR किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास नगद रखा जाना चाहिए, ठीक है। और आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों के कुछ प्रावधान के तहत यहाँ पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आएंगे, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, सभी बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात SLR की आवश्यकता आरबीआई के अधिनियम 1934 में निर्धारित की गई है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 24, ठीक है, धारा 24 या 24 के अंतर्गत निर्धारित की गई है तथा सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों पर लागू होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरा, CRR SLR दोनों बैंकों की निवल मांग और सावधि देयताएं जो होती है उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। तीसरी बात क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा, पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत, तीसरा सही, तो यहाँ से केवल 3 यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कार्यप्रणाली के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। पहली बात 53 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये प्रारंभ में एक निजी शेयरधारकों का बैंक था, लेकिन बाद में वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट है, पहला भी करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है, तो यहाँ से दोनों बातें इसकी सही है। क्वेश्चन 54 है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी जो निगम है उसके संबंध में विचार करने की कौन सी बात इसकी गलत हो सकती है। देखो, निक्षेप बीमा जो प्रत्यय गारंटी निगम है इसको लेकर के यहाँ से ये निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी जो है इसको आरबीआई की 100% सहायक कंपनी होगी है, और बैंक की विफलता या वित्तीय संकट की स्थिति में छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पात्र बैंकों की जमा राशि का बीमित करती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना। और यहाँ से जो हालांकि विदेशी बैंक जो सरकार हैं, विदेशी सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों की जमा राशियाँ तथा अंतर बैंक जो जमा राशियाँ होंगी उससे कवरेज से बाहर रखी गई इनको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका सही आंसर है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। 55 है, भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विनिमय के संबंध में विचार करने। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 मुख्यतः विदेशी मुद्रा की जो सीमित उपलब्धता होती है उसके कारण इसकी मांग को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पहली बात 55 का पहली बात करेक्ट है। सेकंड, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में फेरा को प्रतिस्थापित किया था तथा विदेशी मुद्रा लेन देन पर नियंत्रण स्थान पर उसके प्रबंधन के सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा, 55 का सी यहाँ से सही आंसर है। 56 है, भारत में NRI बैंक खातों के संबंध में विचार करना है। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता केवल मुक्त रूप में परिवर्तनीय
जो विदेशी मुद्रा है उसमें केवल सावधि जमा रूप में रखा जा सकता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, अनिवासी बाह्य जो अनारी होते हैं, अनिवासी जिसको बाह्य बोलते हैं, ये खाता भारतीय रुपये में रखा जा सकता है तथा ब्याज और मूलधन दोनों कर मुक्त और स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय होते हैं। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर एनआरओ जो खाता होता है ये भारतीय रुपये में रखा जा सकता है, लेकिन इस खाते में ब्याज और मूलधन दोनों कर योग्य होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तन प्रतिबंधित है, ये बात गलत होगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट आंसर है। 56 का क्या होगा, एक बात करेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का एक पहला आंसर करेक्ट था, है ना, और दूसरा सही था क्योंकि यहाँ पर दोनों से मुक्त था। ठीक है, तो एक और दो यहाँ से करेक्ट था, तो ए यहाँ से सही आंसर हो गया, तीसरा ऐसे गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में काम करता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगी, ये करेक्ट है, सही है। सेकंड, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को निर्देशित करने वाली बुनियादी मानदंड तरलता, सुरक्षा और प्रतिफल होती है। सेकंड बात भी सही होगी क्योंकि यहाँ पर इन रिजर्व के प्रबंधन में आरबीआई सुरक्षा जो चल नीति होती है और प्रतिफल होता है उसके सिद्धांतों का पालन करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि रिजर्व बैंक सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध हो रहा है और इसमें उचित आय प्रदान करी जा रही है। इसका यहाँ पर उद्देश्य होगा कि आयात, कवर और बाह्य सुभेद्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को सापेक्ष प्राप्तता बनाए रखना है। दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। 58 है, संकोचनकारी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकती है। आंसर हो जाएगा, इसमें जो सरकार कार्रवाई कर सकती है, एक तो यहाँ पर करेगी सरकारी व्यय में कमी करना। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी और दूसरा हो जाएगा आय वस्तुओं पर जो कर में दी गई वृद्धि, ये यहाँ पर क्या होगा, ये इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 58 का करेक्ट आंसर बी। यहाँ से दो बातें सही हैं। हालांकि सार्वजनिक व्यय बढ़ाने पर जो सार्वजनिक व्यय अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अनुदान प्रदान करने के लिए इसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे मांग की वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर 58 का बी करेक्ट है। 59 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसाइक्लिकल राजकोषीय नीति के संबंध में विचार करना है। पहला, कथन 1, कथन 2, कथन 3। एक प्रोसाइक्लिकल राजकोषीय नीति चालू व्यापार चक्र की दिशा में ही चलती है जिसके आर्थिक उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं। पहली बात 59 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, तेजी के दौर में सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ा देती है और करों में वृद्धि से बचती है जिससे क्या होता है, विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, मंदी के दौर में सरकार व्यय क्या कम कर देती है और कर में वृद्धि कर देती है जिससे क्या होता है, गिरावट और अधिक हो जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ए भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर 59 का यहाँ से ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ से सही आंसर है। कथन 2 और 3 कथन सही है और एक कथन की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट जो प्रबंधन है इसको बोलते हैं एफआरबीएम अधिनियम 2003 के बारे में विचार करना है। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य भारत में अंतरपीढ़ीगत क्षमता और दीर्घकालिक समष्टिगत आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। पहली बात, 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार की प्रतिभूति के प्राथमिक निर्गम में अभिदान करने की अधिकार देता है। सेकेंड बात, यहाँ से यह भी करेक्ट है। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अस्थायी नकदी प्रबंधन के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेगी। तीसरी बात, ये भी करेक्ट है। तीनों यहाँ से सही है। आंसर 60 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक स्थिति में समानता क्राउडिंग आउट की घटना होती है। आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर, जब अर्थव्यवस्था तेजी के तौर पर हो और संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो आर्थिक जो इस स्थिति में समानता क्राउडिंग आउट की घटना होती है। 61 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार तेजी के दौर पे अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऋण लेती है जबकि यहाँ पर आर्थिक संसाधन पहले से ही प्रयुक्त हो चुके होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62,
62 है, भारत में सरकारी ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ऋण ले सकती है, जबकि यहाँ पर राज्य सरकार केवल आंतरिक ऋण ले सकती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 62 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, केंद्र सरकार के बाह्य ऋण में विश्व बैंक और एशियाई बैंक, विकास बैंक जैसे यहाँ पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से ली गई उधारी शामिल होती है। सेकेंड बात क्या होगा, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, आंतरिक और बाह्य ऋण दोनों को मिलाकर भारत की सरकार की जो सार्वजनिक खाता देता होती है उसके रूप में जाना जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक खाता जो देता है जो होती है इसमें लघु बचत योजनाएं, भविष्य निधि और अन्य सार्वजनिक जमाएं शामिल होती है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 टू करेक्ट आंसर यहाँ से 62 का। एक बात मतलब एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, दो बातें इसकी। 63 है, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के बारे में विचार करना है। कथन 1, कथन 2। जीएसटी एक प्रकार का सहकारी संघवाद है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के संपूर्ण देश में एकीकृत कर प्रणाली बनाने के लिए कुछ कराधान शक्तियों को ढील दी गई है। पहली बात, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, जीएसटी के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार ही सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर एकत्र करती है, जबकि यहाँ पर राज्यों की कुल आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये कहना है कि गलत होगा कि केवल केंद्र सरकार यहाँ पर जो भी जीएसटी एकत्र करेगी। ठीक है, जीएसटी के दोहरे घटक होते हैं, केंद्र से जीएसटी, ठीक है, सेंट्रल का, और राज्य का एसजीएसटी, और अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए यहाँ पर जबकि एकीकृत जो संयुक्त होता है वो जीएसटी आईजीएसटी अंतर्गत यहाँ पर लेन देन पर लागू होता है, जिससे यहाँ पर केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और यहाँ पर उसे राज्यों में साझा करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ओनली 1 करेक्ट है। तो 63 का आंसर क्या होगा, 63 का हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा। एक यहाँ से सही है, दूसरा यहाँ से गलत है। 64 है, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के संबंध में विचार करना है। जीएसटी के अंतर्गत निर्यात को शून्य रेटेड आपूर्ति माना जाता है, जिससे क्या होगा, निर्यातकों को जो निर्यात है उसके लिए उपयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रदत्त इनपुट करों में वापसी का दावा करने की अनुमति मिल जाती है। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है और ये सीमा शुल्क एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी दोनों के अधीन होती है, ये भी बात क्या होगी, करेक्ट है। आंसर सी। 65 है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में विचार करना है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में विचार करना। देखते हैं इसमें। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए धनराशि राज्यों की संचित निधि से जारी की जाती है तथा एक निश्चित अनुपात में केंद्र के साथ साझा की जाती है। पहली बात, 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाती है। ये धनराशि सीधे भारत के संचित निधि से आती है, तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड, केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों की संचित निधि के माध्यम से संचालित होती है और उनका कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन होता है, ये बात सही है। तीसरी बात है, नीति आयोग ने सीएसएस मतलब यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको कोर और कोर ऑफ द कोर और ऑप्शनल श्रेणी में वर्गीकृत किया है ताकि यहाँ पर उनकी संख्या को युक्तिगत यहाँ पर बनाया जा सके और आउटकम बजट में सुधार किया जा सके। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 2, 3 बी यहाँ से सही आंसर है। 66 नंबर है, भारत की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में विचार करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक आधार पर मजबूत करने के लिए भारी तथा पूंजीगत वस्तु को जोड़ दिया गया है। पहली बात, 66 का पहला बात यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड, 1950 के दशक के दौरान बॉम्बे स्कूल ने समाजवादी योजना और राज नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए विस्तार वगैरह वकालत की थी। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत कलकत्ता स्कूल ने अधिक राज्य नियंत्रण और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र वाले समाजवादी नियोजन मॉडल उसका समर्थन किया है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। 66 का आंसर क्या होगा, 66 का ये होना चाहिए ना, हाँ ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में बेरोजगारी दर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। श्रम बल शब्द के तहत केवल कार्यरत लोग शामिल होते हैं, इसमें ऐसे लोग व्यक्ति शामिल नहीं होते जो बेरोजगार तथा सक्रिय रूप में काम करने की तलाश कर रहे हैं। पहली बात क्या होगा, 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
किसी देश की जनसंख्या दो समूहों में श्रम बल शामिल होंगे लोग, और यहाँ पर श्रम बल से बाहर के लोग होंगे, ये बांटा जाता है। और श्रम बल में ऐसे भी व्यक्ति शामिल होते हैं जो ये तो यहाँ पर कार्यरत हैं या तो बेरोजगार हैं लेकिन सक्रिय रूप से कार्य करने की तलाश कर रहे हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड, बेरोजगारी दर की गणना कुल श्रम बल रोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में की जाती है। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, ओनली 2 सही है। आंसर सही पूछा है तो 67 का बी। 68 है, परिक्षण बेरोजगारी के संबंध में विचार करना है। पहला कथन, दूसरा कथन, परिक्षण बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यहाँ पर एक अतिरिक्त श्रमिक संलग्न करते हुए कुल उत्पादन में कोई भी यहाँ पर वृद्धि नहीं की जाती है। सेकेंड बात है, ऐसी बेरोजगारी में यदि कुछ श्रमिक को कार्य से हटा दिया जाता है तो भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी एकदम करेक्ट है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। 69, निम्नलिखित पर विचार करना है। लॉरेंज वक्र का आशय किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की आय एवं सरकार के कुल व्यय के बीच संबंध से होता है। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे सरकार के व्यय का नहीं बल्कि यहाँ पर समाज में आय समानता उसकी स्तर को पता चलता है, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात, गिनी गुणांक से आशय असमानता को मापा जाता है, जिसमें क्या होता है, 0 का अर्थ होता है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये बात इसकी करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 69 का बी बात यहाँ से इसके सही है। 70 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं कथन 1, कथन 2। कुजनेट्स वक्र या कुजनेट्स की परिकल्पना के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित और औद्योगिकृत होती है, आय समानता की शुरुआत में वृद्धि होती है और बाद में कमी आती जाती है। पहली बात यहाँ से 70 का करेक्ट है। सेकेंड, विकास में उच्च दरों या उच्च स्तरों पर संस्थागत सुधार एवं जो कल्याणकारी नीति होती हैं उसके विस्तार से आय के पुनर्वितरण के साथ असमानता को कमी दिखाता है या कमी आती है इसमें। सेकेंड बात भी इसकी सही हो जाएगी, दोनों बातें सही है, दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, 70 का ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, एफसीआई की गेहूं एवं धान की खरीद नीति सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रात्मक सीमा को प्रतिबंधित होती है। पहली बात, पहला ऐसा स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं और धान की एफसीआई की खरीद नीति ओपन एडेड जो होती है एंडेड उसमें होती है, अर्थात यहाँ पर सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं या धान खरीद सकता है और इस पर कोई भी वार्षिक मात्रात्मक सीमा नहीं होती है, बात गलत होगा। सेकेंड है, विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत राज्य सरकारें खदान और बिक्री एवं वितरण में संलग्न होती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा लागू की प्रतिपूर्ति की जाती है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 सही है, बी यहाँ से आंसर है। 72, निम्नलिखित पर विचार करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विशिष्ट श्रेणियों में परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पहला 72 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से सही है। लक्षित यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरण हेतु निर्धन परिवारों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को गरीब रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 72 का सी यहाँ से सही बात है। 72 का अच्छा अभी एक और है, अब बोला अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है ना, सी यहाँ से 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, 73 है, भारत में कृषक उत्पादक संगठन के बारे में विचार करना है। इसे ये कृषि उत्पादन खरीद एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों में सामूहिक संचालन हेतु किसानों द्वारा गठित एक विधायी इकाई होगी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं नाबार्ड द्वारा एफपीओ के प्रोत्साहन तथा संचालन हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 73 का आंसर सी। 74 है, कृषि उपज एवं जो विपणन नीति है या विपणन समिति इसके अधिनियम के संबंध में विचार करना है। पहला और दूसरा कथन, इसके द्वारा किसानों को अपनी उपज का प्रत्यक्ष रूप से निजी खरीदार जैसे खाद्यान्न प्रसंस्करण कंपनी या खुदरा जो श्रृंखला है उसको बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। पहली बात 74 का पहला
करेक्ट है। सेकेंड, कृषि उपज का थोक व्यापार केवल उन लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है जो बाजार में समितियों द्वारा प्रबंधित विनिमय होती है मंडियाँ, उसके कार्य संचालन में करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यवस्था के कारण किसान अपनी उपज को प्रत्यक्ष रूप से निजी खरीदार जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण कंपनी को, खुदरा श्रृंखलाओं को नहीं बेच सकते। इन्हें अपने उत्पाद केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों को कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचना पड़ता है और बाजार में सीमित जो होते हैं इनमें, और इसको लेकर के नियंत्रण में काम करते हैं। तो यहाँ से बात करेक्ट होगी, दोनों बातें। आंसर 74 का ए सही आंसर है। 75 है, संरक्षण नीति के तहत विचार करना। देखते हैं इसको। इसके तहत उत्पादन को धारणी बनाए रखने के लिए क्रम में मृदा न्यूनतम या बिना हस्तक्षेप के साथ स्थायी मृदा आवरण बनाए रखने और फसल चक्र अपनाने पर बल दिया जाता है। पहली बात, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण सुधार होता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। इसके तहत मृदा में या मृदा के एयरेशन एवं फसल अवशेषों के शीघ्र अपघटन हेतु बार बार जुताई करना शामिल होता है। तीसरी बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हालांकि बार बार जुताई संरक्षण कृषि के मूल सिद्धांतों पर विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मृदा की संरचना को नुकसान पहुंचने के साथ साथ क्षरण को बढ़ावा मिलता है। तो 1 2 करेक्ट होगा। आंसर ए यहाँ से 75 का सही है। 76 से आपूर्ति श्रृंखला एवं खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग हैं उसके संबंध में विचार करना है। आपूर्ति श्रृंखला के अपस्ट्रीम चरण में बेचने हेतु कच्चे माल को तैयार करने वाले वस्तुओं के बदलने की प्रक्रिया शामिल होती है इसमें। पहली बात, 76 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 76 का यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अपस्ट्रीम चरण मुख्यतः उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की खोज तथा प्राप्ति से संबंधित होता है। यह प्रसंस्करण या बिक्री से नहीं बल्कि संसाधन और एकत्र करने से संबंधित होता है। सेकेंड बात, उत्पादन का डाउनस्ट्रीम चरण सामग्रियों के प्रसंस्करण और तैयार उत्पादों में उपभोक्ताओं के तहत यहाँ पर वितरण से संबंधित होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम चरणों का वर्गीकरण उत्पादन श्रृंखला के संबंध में बिंदु पर निर्भर करता है। तीसरी बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एफपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कथन है, कथन तो मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के उपज में उसकी क्षति को कम करने एवं रोजगार सृजित करने के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि तथा उद्योग के बीच एक प्रमुख कड़ी होती है। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, किसानों की बढ़ती आय या किसानों की जो आय बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाओं को क्रम में भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सर्वराज्य उद्योग होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा भी क्या देखते हैं। तीसरा यहाँ से इसमें हाँ तीसरा भी है। तीसरा बोला है, स्वचालित मार्ग के तहत 100% बिजाई की अनुमति एवं खाद्य आधारित जो उद्योग होते हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रदान करने जैसी सरकारी पहल इसके विकास में सहायक होती हैं। तीनों बातें यहाँ से क्या है? एकदम करेक्ट है। आंसर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर को। आवश्यक वस्तु विनिमय 1955 के बारे में विचार करना। कथन 1 कथन 2, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया ताकि यहाँ पर उन्हें उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा सके। पहली बात, 78 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, सही है। सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर वस्तुएं जैसे हो जाएंगी अनाज, दाल, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि के उत्पादन में वितरण में मूल्य निर्धारण को यहाँ पर शक्ति दी गई है। ठीक है। सेकेंड बात है, इस अधिनियम में आवश्यक वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आंसर क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम में आवश्यक वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का अर्थ ऐसी वस्तु से जो आता है जो यहाँ पे संबंधित अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार आपूर्ति और मूल्य की स्थिति में आधार पर समय समय पर राज्यों में परामर्श के साथ साथ अधिसूचना जारी करके शामिल करने हटाने में निर्णय ले सकती है। ठीक है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 78 का एक बात इसकी सही है। 79 है, भारत में कृषि प्रथाओं के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? कृषि क्षेत्र में गैर संस्थागत ऋण स्रोतों की हिस्सेदारी वर्ष 1950 की 90% से घटकर वर्ष 2022 में लगभग 25% तक रह गई है। पहला क्या होगा? 79 की पहली बात यहाँ से सही है, डेटा सही दे रहा है। सेकेंड बात है,
कृषि संधारणीयता समग्र सूचकांक से इंगित होता है कि यहाँ पर भारतीय कृषि अत्यधिक संधारणीय है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 51 संकेतक के आधार पर इन्हें निर्मित कृषि संधारणी के समग्र सूचकांक का औसत मान 0.49 है। मांग इंगित करता है कि भारतीय कृषि मध्यम रूप से संधारणी है, न कि अत्यधिक संधारणी। तो ये बात गलत हो जाएगी। राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों की तुलना में गंगा मैदानी क्षेत्र के राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की प्रति अधिक जोखिमपूर्ण होती है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सिंधु गंगा के मैदान राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार उच्च जलवायु स्तर जोखिम में हैं। वहीं यहाँ पर सर्वेक्षण में भी बताया गया है कि यहाँ पर अत्यधिक शुष्कता और जल की गंभीर कमी के कारण राजस्थान शुष्क राज्य और कृषि संधारणीयता सबसे कम है। दो बात यहाँ से गलत है, एक सही है। आंसर 79 का एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। हर्फीडाहल हर समय सूचकांक के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर किससे संबंधित है। ये संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ से 80 का हो जाएगा। बाजार जो केंद्रीकरण है उसकी प्रतिस्पर्धा के मापन हेतु एक सूचकांक होता है, ठीक है। इसका मापन प्रत्येक कंपनी के संबंधित जो उद्योग हैं उसके बाजार की हिस्सेदारी वर्ग का साथ साथ यहाँ पर कंपनी के वर्ग हैं उसके योग करके किया जाता है, ठीक है। और इसमें परिणामी सूचकांक से यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और मध्यम रूप से केंद्रित अत्यधिक है या नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। देखो यहाँ पर जो दृष्टिगत टेस्ट नंबर 13 है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो आपको देखो क्या करना है, कठिन तो छोड़ना नहीं है। आपको देखो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आपको पॉइंट एक लिखते जाना है। जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आपको लगा कि यहाँ कठिन लग रहा है, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा व्याख्या के साथ लिखते जाना चीज़ें। उसको बाद में एक बार आप जब रिवीजन करोगे ना, खाली बैठोगे पेपर खत्म होने के बाद, तो उसको रिवीजन करो बैठ के, तो ऑटोमेटिक चीज़ आपके माइंड में सेट होंगी। 50 क्वेश्चन में कम से कम 20 बातें आपको सेट होंगी ना, बहुत है 20 बातें हो। बाकी जो थोड़ी थोड़ी बातें होंगी वो अगले पेपर में कभी होंगी, कभी उसमें कुछ पॉइंट आएगा तो आपका हो जाएगा सेट वो भी, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है बस, और यहाँ से जो कठिन चीज़ है उनको लिखते रहना है ना। इकोनॉमिक में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको लिखना, नोट्स बनाना और उनको रिवीजन करना, उससे आपको आएगा। जैसे कि हम लोग मैथ करते हैं, मैथ कैसे करते हैं, सॉल्व करने से मैथ आती है, वैसे इकोनॉमिक है। जितना आप सॉल्व करोगे, जितना लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे, याद करोगे, उतना आपको आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर को। 81 है, नकदी प्रवाह के प्रबंधन के संबंध में जस्ट इन टाइम प्रणाली का क्या आशय होगा। जस्ट इन टाइम जो प्रणाली है इसका क्या आशय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। इसका आशय कि वास्तविक व्यय की आवश्यकता होने पर भी धनराशि जारी करना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 82 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र के वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में मजबूत वृद्धि के बावजूद निवल एफडीआई के प्रवाह में कमी आई है। पहली बात, पहला 82 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है एफडीआई, इसकी इक्विटी प्रवाह वित्तीय क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर के बीच में सेवा क्षेत्र के लिए यहाँ पर एफडीआई इक्विटी आंकड़ों के प्रवाह के अनुसार बीमा सेवाओं का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ, जो कुल 62% से अधिक था, 62% से अधिक था। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र का स्थान रहा है, और वहाँ इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी का प्रवाह 18% से अधिक प्राप्त हुआ था, इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा, सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं में वर्ष दर वर्ष सर्वाधिक ऋण वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3, 82 का आंसर क्या होगा, 82 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट है, दो बातें। 83 निम्नलिखित पर विचार करना है। नए निवेशक के लिए उच्च प्रवेश लागत और सूचना विषमता, ठीक है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने वाले संस्थागत निवेशक पर विनियामक सीमाएं, सेकेंड बात ये हो गई। तीसरी बात, प्राइवेट लाइफ प्लेसमेंट के लिए प्रबल प्राथमिकताएं। इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास में अवरोधक होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, ये सभी क्या हैं, कॉर्पोरेट जो बॉन्ड बाजार है उसके विकास में अवरोधक होंगे। तीनों जो स्टेटमेंट ऊपर बताया वो तीनों होंगे। आंसर यहाँ से सी सही है। 84 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीए 12 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर पर आ गई हैं। पहली बात, 84 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
सेकेंड बात, वित्त वर्ष 2025 में ऋण जीडीपी के अंतर सकारात्मक हो गया और जो ऋण वृद्धि के अत्यधिक तीव्र होने का संकेत देता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऋण जीडीपी से अंतर जो वास्तविक ऋण से जीडीपी अनुपात और यहाँ पर उसकी दीर्घकालिक जो प्रवृत्ति होती है उसके बीच विचलन को मापता है। वित्त वर्ष में 2025 में नकारात्मक बना हुआ था और वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही के अंतर में यह घटकर 0.3% रह गया, जिससे क्या पता चलता है कि भारत का ऋण विस्तार सतत है और अत्यधिक नहीं है। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 84 का ये बात करेक्ट है। 85 है, भारत में स्टार्टअप्स के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में संस्थापकों, निवेशकों और सलाहकारों में सहित यहाँ पर प्रत्येक हितधारक को व्यक्तिगत वार्ता की सुविधाओं के लिए एक अद्वितीय भास्कर आईडी दी जाती है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, बात सही है। सेकेंड, भास्कर प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण केवल उन स्टार्टअप्स को ही सीमित है जिन्होंने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक कि आधिकारिक स्टार्टअप्स योजना के तहत मान्यता प्राप्त न होने वाले स्टार्टअप्स भी भास्कर का पंजीकरण करा सकते हैं, बशर्ते व्यापक परिस्थिति तंत्र का हिस्सा होने चाहिए। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा, एक बात सही है तो यही होगा। 86 नंबर है, भारत के राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन के संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहने का अनुमान है तथा आगामी वर्षों में इसके क्रमिक कमी की रूपरेखा तैयार की गई है। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय सकल घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है और बजट में क्रमिक राजकोषीय समेकन के मार्ग की पुष्टि की गई है और भविष्य के वर्षों के लिए यहाँ पर अधिक कटौती और लक्ष्य रखा गया इसका, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड है, प्राथमिक घाटा बने रहने की संभावना है और जो पूंजीगत व्यय के निरंतर हेतु ऋण आवश्यकता को दर्शाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। 86 का बी यहाँ से सही आंसर है। 87 है, स्वच्छ गांव मिशन ग्रामीण के बारे में विचार करना है। स्वच्छ ग्राम मिशन ग्रामीण चरण 2 के उद्देश्य गांवों में खुले में शौच यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री जो होता है उससे प्लस परिवर्तित करना है और आदर्श श्रेणी में शामिल ODF प्लस गाँव को निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पूरे करने होंगे? आंसर हो जाएगा 87 का। जो मानदंड पूरे करने यहाँ पर वो हो जाएंगे, एक तो ODF स्थिति को बनाए रखना, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दोनों की व्यवस्था देखना, दृढ़ स्वच्छता और निरीक्षण करते रहना, न्यूनतम अपशिष्ट की जो अवरुद्ध हैं अपशिष्ट जल प्लास्टिक इसको संचय न होने देना और ODF प्लस सूचना शिक्षा एवं संचार के संदेश को प्रदर्शित करना। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। डी क्या होगा? आंसर यहाँ से 87 का। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक मुद्रास्फीति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 88 का। करेक्ट आंसर, प्रमुख रूप क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी जड़ता है और न्यूनतमता, मतलब प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी जड़ता और न्यून उत्पादकता के कारण यहाँ पर मुद्रास्फीति जो होती है ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति के रूप में सर्वोत्तम रूप से बताती है। इसको बी 88 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में विचार करना है। देखते हैं। पहला, भारत में माल परिवहन की लागत कम करने और दक्षता सुधार लाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पहली बात सही है। सेकेंड बात, MMLP सड़क, रेल और जलमार्ग जैसे विभिन्न परिवहन संसाधनों को एकीकृत करके माल एकीकरण करना और बहुविध परिवहन कनेक्टिविटी को सक्षम बनाएगा। ये भी बात क्या है? ऐसे करेक्ट है, दोनों बातें सही है। तो व्याख्या भी कर रहा है यहाँ से इसकी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन 90 है, भारत में कोयला खनन विनिमय के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। कोयला खनन या कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 की नीलामी कोयला के जो ब्लॉक हैं उसमें आवंटन पारदर्शिता के प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पहली बात। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये अधिनियम सरकारी और निजी दोनों संस्थानों को कोयले और वाणिज्यिक खनन को करने को लेकर खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है। ये बात सेकेंड वाली करेक्ट है। तीसरा, खान एवं खनिज विकास परिवर्तन अधिनियम जो है
उसके तहत यहाँ पर खनिज संसाधन में स्वामित्व के इनके पास होता है, लेकिन यहाँ पर उसका विनियमन संबंधित राज्यों के पास होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट जो रहेगी यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर खान और खनिज विकास के विनियमन अधिनियम 1957 केंद्र के खनिज विकास नियामक प्राधिकरण देता है, जबकि यहाँ पर राज्य अपनी सीमाएं के भीतर खनिज के स्वामी होते हैं। तो बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 90 का स्टेटमेंट कौन सा? सी बात यहाँ से करेक्ट होगी। 2 और 3 सही है, केवल इसमें से एक की व्याख्या करता है। 91 भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में विचार करना है। कथन एक देखते हैं। इसमें पहला बात बोला है, सेज से आशय है कि विशेष रूप से सीमांकित शुल्क मुक्त क्षेत्र से है, जिससे व्यापार संचालन और शुल्क विनिमय के उद्देश्य से भारत के अंदर विदेशी क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पहला बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड, दूसरी बात है ये बोला है कि यहाँ पर कथन 2 में कि घरेलू शुल्क क्षेत्र सेज क्षेत्र में की गई यहाँ पर जो वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति है उसको निर्यात मनाता है, जबकि यहाँ पर सेज से DTA क्षेत्र को की गई आपूर्ति आयात के रूप में संदर्भित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा, सेज इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ होने की यहाँ पर तिथि से प्रारंभ के 5 वर्षों तक निर्यात आय पर 100% आयकर की छूट दी जाती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 भारत में सड़क विकास मॉडल के संबंधित विचार करना है। EPC मॉडल के तहत निर्माण और ट्रैफिक दोनों का ही यहाँ पर जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाता है, और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल नहीं होगा। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बोट टोल मॉडल के तहत सरकार द्वारा ट्रैफिक जोखिम वहन किया जाता है, और इसके द्वारा अपने निवेश की वसूली मुख्तर टोल संग्रह के माध्यम से की जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर बोट या टोल मॉडल के तहत यहाँ पर निजी पक्ष द्वारा सड़क मार्ग का निर्माण, संचालन, रखरखाव किया जाता है, और इसके द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से लागत और लाभ अर्जित किया जाता है। इस मॉडल में ट्रैफिक व्यावसायिक जोखिम निजी पक्ष पर भारित होता है। बोट एन्युटी मॉडल के तहत सरकार द्वारा ट्रैफिक जोखिम वहन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर निजी पक्ष को निश्चित वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोट जो होता है ये एन्युटी मॉडल के निजी पक्ष के द्वारा सड़क निर्माण रखरखाव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे सरकार द्वारा निश्चित भुगतान वार्षिक नहीं किया जाता है। भले ट्रैफिक की यहाँ पर मात्रा कुछ भी हो, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जोखिम को भार सरकार पर होता है, यहाँ पे ना कि निजी पक्ष पर। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर एक बात सही है, ए। 93 नंबर है। 93 नंबर है भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 इसे बोला PPP मॉडल के तहत निजी क्षेत्र में न केवल परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न होता है, बल्कि यहाँ परियोजनाओं की संपूर्ण अवधि के दौरान उसका संचालन और रखरखाव भी करता है। पहला 93 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये बात पहला स्टेटमेंट 93 का जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड, कथन 2 निजी क्षेत्र की भागीदारी की सीमा तथा सार्वजनिक एवं निजी जो भागीदारी है उसके बीच यहाँ पर जो जोखिम होता है, ठीक है, उसको जिम्मेदारी का वितरण एक औपचारिक समझौते के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। थर्ड, अच्छा तीसरा यहाँ पर नहीं है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में विचार करना है। इसके द्वारा एशिया में संप्रभु और गैर संप्रभु दोनों प्रकार की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, AIIB में प्रत्येक सदस्य देश की मतदान भागीदारी पूरी तरह से यहाँ पर एक देश के एक मत के सिद्धांत पर आधारित होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर IIIB की मतदान शक्ति एक देश एक मत के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती। इसमें मतदान शक्ति सदस्य देशों की पूंजी की हिस्सेदारी पर आधारित होती है। इसमें चीन की सबसे अधिक हिस्सेदारी लगभग 26%, और उसके बाद भारत की लगभग 7%, और रूस की 6%, और जर्मनी की 4% है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 94 का ए बात करेक्ट है, ए। 95 है विशेष अरण्याधिकार क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। विशेष अरण्याधिकार SDR इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक करने के लिए बनाया गया है।
पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, LTR को निजी संस्थाओं द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रखने के साथ साथ इसका कारोबार किया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर LTR को निजी व्यक्तियों या कंपनी द्वारा ना तो रखा जा सकता, ना ही इसका व्यापार किया सकता है और ना ही इसका उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग केवल IMF के सदस्य देशों के ही कुछ निर्दिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बीच कर सकते हैं। तीसरा, LTR की मूल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी बास्केट प्रदायित होता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, चीन युआन ये सब शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 95 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही आंसर होगा, सी यहाँ से सही आंसर है। 96 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन एक, मतलब एक स्टेटमेंट 2 और 3। जो वस्तुओं का निर्यात उसके समान मूल्य से कम किया जाता है तो घरेलू जो उद्योग है उसके संरक्षण में क्रम में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, निर्यात देश में द्वारा दी गई यहाँ पर निर्यात सब्सिडी के प्रभाव को संतुलित करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ये भी बातें सही है। तीसरा है घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार से बचाने के क्रम में सेफ गार्ड ड्यूटी का एक स्थायी देश के विशिष्ट उपाय होते हैं। तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी एक अस्थायी और एक गैर देश विशिष्ट उपाय होता है, जिसे यहाँ पर स्थानीय उद्योगों को क्षति से बचाने के लिए आयात में आकस्मिक वृद्धि की स्थिति में लगाया जाता है, तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 96 का आंसर ए। 97 है व्यापार संबंधित जो बौद्धिक यहाँ पर संपदा अधिकार है, ट्रिप्स समझौते, उसके बारे में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। ट्रिप्स समझौते के तहत न्यूनतम सुरक्षा मानक स्थापित किए गए, जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सदस्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए प्रदान करना होता है। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ट्रिप्स के तहत सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी राष्ट्रीय विधियों के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार IPR को लागू किया जा सकता है और यहाँ पर प्रवर्तन निष्पक्ष तर्कसंगत हो। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात आपका ये भी करेक्ट है। तीसरा, ट्रिप्स के तहत विकसित देशों में विकासशील देशों की जो प्रौद्योगिकी होती है उसके हस्तांतरण को हतोत्साहित करता है और उसके कथन को लेकर बताने कौन सही होगा। देखो तीसरी वाली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि ट्रिप्स के तहत विकसित देशों में विकासशील देशों के प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहन किया जाता है, ठीक है, हतोत्साहित नहीं किया जाता है, गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन 98 है, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता IT के संबंध में विचार करना है। इस समझौते का उद्देश्य संबंधित IT उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क समाप्त करने और उसे शून्य बनाए रखने का होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, IT के अंतर्गत टैरिफ उन्मूलन का लाभ केवल भागीदार सदस्य देशों पर ही लागू होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर IT के लाभ मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होते हैं उसके आधार पर दिए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि गैर भागीदारी देश के साथ भी टैरिफ उन्मूलन लाभान्वित होंगे। इसलिए यहाँ पर केवल ITA पदभागियों के सीमित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 99, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी के बारे में समझौते के बारे में विचार करना है। ये देशों की खाद्य सुरक्षा और पशु पादप स्वास्थ्य मानकों पर लागू करने के लिए अनुमति देता है और बशर्ते कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसमें देशों को विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार किए गए जाने वाले सभी उत्पाद के लिए एक समान अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रयोग करने की अपेक्षा की गई है। सेकेंड बात ऐसे गलत है, क्योंकि देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि यहाँ पर अनिवार्य। वे अपने स्वयं के मानकों को अपना सकते हैं बशर्ते कि वे जोखिम मूल्यांकन पर आधारित हों और यहाँ पर स्वेच्छाकारी ना हो। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, ये देशों को वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा उचित ठहराए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से उच्चतर मानक बनाए रखने की अनुमति देता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो 99 का आंसर क्या होगा, 99 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मानव निर्मित टिकाऊ वस्तु को समानता पूंजीगत वस्तु बनाता है बशर्ते कि वह अन्य वस्तुओं की सेवाओं के सर्जन में योगदान देती हो। पहली बात 100 नंबर है, इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम क्या होगा, एकदम करेक्ट है। सेकेंड, किसी वस्तु का उपयोग या पूंजी के जो रूप में वर्गीकरण उसके भौतिक गुणों पर नहीं बल्कि उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा
बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट और ट्रेडमार्क को पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी से बाहर रखा गया है क्योंकि वे अमूर्त प्रकृति के होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हालांकि पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी जो अमूर्त परिसंपत्ति है इसको भी बौद्धिक पूंजीगत रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि वो फर्मों की उत्पादक क्षमता में योगदान करती है और उनकी अमूर्तता उन्हें पूंजी व्यापक श्रेणी से पृथक नहीं करती है। ओनली 1 टू करेक्ट है आंसर, यहाँ से ये बात सही हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपकी दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 13 जो मेंटरशिप था, टेस्ट नंबर 13 का जो पार्ट 1 था वो मैंने कल कराया था, पार्ट 2 मैंने आज करा दिया। यहाँ पे इसके क्वेश्चन खत्म हो गए। देखो इकोनॉमिक को आपको कैसे करना है, इकोनॉमिक में जो टर्म्स आ रहे हैं आपको जो नहीं समझ आ रहे हैं उनको आपके पास बुक है, नोट्स है, उसको फॉलो करना है। आपके पास अगर नहीं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है इससे, ठीक है। और साथ में जो क्वेश्चन है इनको आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन में जो व्याख्या कर रहा हूँ आपको लिखते जानी है ना। एक एक क्वेश्चन की व्याख्या लिखो, कम से कम आपसे 60 से 70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 100 क्वेश्चनों में से। 100 में 100 तो नहीं तैयार होंगे टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक रिपीट भी होते हैं इसमें, तो करीब 70 से 80 टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे और व्याख्या के साथ अच्छे से समझ पाओगे आप इनको। अगर ये पढ़ने के बाद, अगर सॉल्व करने के बाद इनको एक बार रिवीजन करते हो और इनको डीप से थोड़ा पढ़ते हो तो ठीक है। बाकी इकोनॉमिक आप इससे करोगे, यहाँ मैं टेस्ट करूँ, सब टेस्ट करता रहूँ और पढ़ता रहूँ, हो जाएगा। तो कभी नहीं इकोनॉमिक के क्वेश्चन बना पाओगे आप। इकोनॉमिक समझने और यहाँ पर याद करने और यहाँ पर प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे जोड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।